Hello everyone, you are watching your favorite inspiring and motivational show Let's Talk with Journalist परवीन। कहते हैं कि भाड़ में जाए दुनिया के लोग और दुनिया की बातें, भाड़ में जाए दुनिया के लोग और दुनिया की बातें, हम तो वैसे ही जिएंगे जैसे हम हैं चाहते। और ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है। स्टैंड अप कॉमेडियन सेलिब्रिटी सुंदर कटारिया इस समय आज हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, नमस्कार बहुत बहुत। सुंदर जी, वैसे तो ये बड़ा हमारा आज लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि बड़ा हंसने वाला एक कार्यक्रम होने वाला है, और हंसने वाला कार्यक्रम होगा उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दें। और सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो पहले बहुत धक्के खा चुका होता है, और ऐसे जो दुनिया को बहुत ज़्यादा हंसाता है उसकी लाइफ में पीछे कोई बड़ा गम होता है। क्या ये सच है? हाँ, अगर मैं अपने निजी जीवन को देखूं तो सच है, और यदि हम दुनिया के भारत के बड़े कॉमेडियंस को पढ़ें, उनको सुने, उनको जानें जी, तो भी सच है जी। मैं ये समझता हूँ कि कोई व्यक्ति जब दुखों की अति हो जाती है ना जी, तो उस अति को सहने के बाद ना वो दुखों को फील करना ख़त्म कर देता है जी। फिर उसको हंसी आने लगती है जी। और वो दूसरों को भी हंसाने का ही कोशिश। क्योंकि देखिए प्रवीण जी, मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, मान लो जी, मैं ये बात आपको बता दूं, जी, जी। आप दे दोगे क्या? दे दोगे? आप ये कहोगे भाड़ में जाए, बिल्कुल यही कहोगे ना? अभी बोला तो क्या फायदा जी, जी, ऐसे दुख बताने का? बिल्कुल। अगर मैं अपने दुख दूसरों को बताऊं और वो कमी ना हो, जी, भले के लोग यूं और कहेंगे आया कटारिया हमारा और खोपड़ी खराब कर गया। जी, अगर हम हंसी बांट कर आएंगे जी, जी, तो आप ही प्रशंसा करेंगे ना, भाई कटारिया साहब आए थे, मजा आ गया। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि दुख जो है हो सकता है बांटने से कम तो हो, लेकिन निपटाने आपको ही पड़े, खुद ही निपटाने। हंसी जो है जितनी बांटोगे लोग उतना आपका गुणगान करेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। सुंदर जी, अगर हम दुनिया के कामयाब लोगों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कहना होता है कि वो बनना कुछ और जाते थे, आज इस मुकाम पे जी, किस्मत उन्हें कहीं ना कहीं और ले आई। आपका सफर कैसा था? मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है दुनिया की बातें हो रही है मेरी हो रही है, क्योंकि मेरा भी सेम सिचुएशन रही है जी, मैं बनना कुछ चाहता था, जी, पता नहीं मैं वो बना या ना बना, जी, लेकिन वर्तमान दौर में जहाँ हूँ जी, यहाँ शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में प्रवीण जी कहीं और था, फिर कहीं और गया, फिर कहीं और गया, आज यहाँ हूँ। तो वाकई मैंने भी ये चीज़ें ईश्वर और किस्मत पर छोड़ दी हैं। जी। वो जहाँ लेकर जाएंगे हम वहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा सफ़र की बात करें, कहाँ से शुरुआत हुई? आप आज कॉमेडियन हैं, सेलिब्रिटी हैं, हास्य कवि हैं जी। तो क्या स्टार्टिंग से ही आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे या किसी और लाइन में थे? देखिए कोई प्रैक्टिस की बात नहीं है। जी। एक बात तो मैं सबसे पहले, जो जनता वायरल सच को देख रही है, जी, एक भ्रम दूर कर दूं, प्रवीण जी आपका भी, चैनल का भी और जनता का भी। जी, ये कहते हैं जहाँ से आप कहाँ से चले थे और कहाँ हैं। जी, भाई साहब मैं गुड़गांव गांव से चला था और गुड़गांव गांव में ही हूँ, जी, कहीं नहीं गया। जी, लेकिन हाँ, मैंने जीवन के बहुत सारी विसंगतियाँ देखी। मैं लड़की नहीं हूँ, अपनी उम्र बता देता हूँ, 38 साल का हूँ। जी, और 38 साल में मैंने इस गुरुग्राम को जितना बदलते देखा उतना ही मैं बदला हूँ। हाँ, ये सच है जी, कि जीवन में अनेकों दौर ऐसे रहे, बड़ा पीड़ा का समय आया, बड़ा संघर्ष का समय आया, जी, लगा कि बस जीवन अब कुछ है ही नहीं। जी, हर किसी के जीवन में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन जो उनसे उबर गया जी, उतर गया। जी, तो बस उससे उबर गए। गरीबी का दौर देखा, जी, अनपढ़ता का दौर देखा, परिवार का संघर्ष देखा, जी, उसके बाद पढ़े भी। आपने जैसे कि कहा कि भाई आप कहाँ जाना चाह रहे थे, जी, मैं तो आपकी तरह बैठकर एंकर ही बनना चाहता था, जी, दूसरों के इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन शिक्षण में चला गया। 12 वर्षों तक बीएड टीचर्स को जी, पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन तब भी ये नहीं सोचा था कि मैं क्या कहीं और जाऊंगा। जी, तब मैंने ये सोचा कि मेरा जीवन यहीं स्थायी है। बिल्कुल। कविता के क्षेत्र में आ गया, जी, कविता से कॉमेडी के क्षेत्र में आ गया, जी। अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, सर, कुछ नहीं कह सकते। सर कॉमेडी के क्षेत्र में आप आए, कोई ऐसा लम्हा आपको याद आता हो कि आप हमेशा किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोग ठहाके लगाते हैं, लेकिन घर आके आपको ऐसी कोई बात है कि याद आई और आपको खुद हंसी आ रही हो, यार ये क्या हुआ? ऐसा बहुत बार होता है जी, कि हम सोचते कुछ हैं और ये प्रवीण जी होता कभी ये होता है जब कई बार हमारे मुंह से अनायास ही कोई ऐसा पंच निकल जाए जी,
जिस पर लाफ्टर बहुत बड़ा आता है, जी जी लोगों के साथ घटनाएं बहुत घट जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि वाकई आज जो हम इस कार्यक्रम में गए थे जी जी वहां पर जो घटना घटी जी वो बड़ी आनंददायक थी। जी काश मैं भी उस घटना में हिस्सा होता, जी मंच पर ना होता, उस घटना का हिस्सा होता। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। कई बार मेरे सामने मान लीजिए श्रोता बैठे हैं, जी हमें सुन रहे हैं। जी एक श्रोता मुझे याद आता है, फरीदाबाद में कवि सम्मेलन था, जी तो वो मैं कविता पढ़ने लगा, वो हंस रहा था। मैं कविता पढ़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो मुझे लगा, मैंने उसको कहा भी ये बात, मुझे लगा कि मैंने कहा भाई मुझे लग रहा है आपको हंसने के पैसे दिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप हंस रहे हो उस हिसाब से तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा हंसने लगा कि वो कुर्सी से उठ के जी और मेरे पास स्टेज के पास आगे नीचे बैठ गया। जी मैं उसको कह रहा हूँ भाई तू रुक जा, वो लेट गया। ये जीवन के मेरे लिए अद्भुत था, वो लेट गया हंसता हंसता। मैंने माइक छोड़ दिया और एक ही बात कही, मैंने कहा भाई तू मर मत जाइयो। लेकिन मैं घर पर आकर उस घटनाक्रम पे इतना हंसा हूँ जी कि मैंने ऐसा श्रोता, वो श्रोता आज भी फैन है मेरा, जी बहुत बातें करता है। जी जी अच्छा लगता है कि हम किसी को इतना हंसा दें, इतना खुश कर दें, उसकी सारी नसें नाड़ियाँ अगर खुल जाएं, शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सर, हम फिल्मों में भी देखते हैं और वैसे भी अगर रियल लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि मैं मुंबई तक जाऊं, मुंबई के बाद पूरी दुनिया में छा जाऊं। और आप भी मुंबई के गलियारों में पहुंचे, तो कैसे शुरुआत हुई और जब आपको पहली इन्फॉर्मेशन मिली कि यू आर सेलेक्टेड, तो कैसा फीलिंग था? देखिए ये सच है कि मुंबई जाना, टीवी पर आना, मैं मानता हूँ एक बात तो है, जी आज के समय में सोशल मीडिया बढ़ने के कारण टीवी की वैल्यू थोड़ी सी तो कम हुई है, जी लेकिन टीवी का जो क्रेज है, वो टीवी का जो जुड़ाव है जनता से, खासकर भारतीय जनता जी से, जी वो जुड़ाव सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। जी और जब मेरे पास दरअसल कॉल सबसे पहले आई थी, कोरोना से भी पहले। जी सब टीवी पर रात को 10:30 बजे एक शो आता था, गुड नाइट इंडिया। जी जब ये शो बन रहा था तो मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने काफ़ी बातें की, हमारा एग्रीमेंट भी साइन हुआ, लेकिन कोरोना आ गया। जी कोरोना के बाद जिस तरह के हालात थे, खासकर कलाकारों के लिए, हम सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। जी फिर सडनली मेरे पास वही कॉल आई गुड नाइट इंडिया के लिए, और उन्होंने कहा कि वो शो स्टार्ट कर रहे हैं। जी प्रवीण जी, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं उस ज़मीन से उठा हूँ कि मुझे जल्दी से ना लगता नहीं है कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो मैं एक्सपेक्टेशंस कम रखता हूँ, जी अपेक्षाएं बहुत कम रखता हूँ, जी मैं बड़ा लाइटली लेता हूँ उन चीज़ों को। जी जी उनकी कॉल आई, सारी बातें हो गई, मैंने पेमेंट भी बता दी, जी लेकिन मैं तब भी उसको, अपेक्षा नहीं थी मेरी कि नहीं मैं जाऊंगा ही, मैंने पेमेंट बता दी। लेकिन उन्होंने फाइनली जब मेरी टिकट बुक की तो मुझे लगा कि हाँ मैं एक अच्छे शो से जुड़ने जा रहा हूँ। बॉम्बे गया, सब टीवी के उस शो में मैं एज सेलिब्रिटी गेस्ट रहा। जी उसके मैंने 3-4 एपिसोड शूट किए, 3-4 बार मैं बॉम्बे गया। वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था जी बॉम्बे जाकर के। बॉम्बे पहले भी गया था, लेकिन बॉम्बे जाकर के टीवी के लिए शूट करना। और जब मैं घर आकर मैंने अपने आप को टीवी पर देखा, सब टीवी पर, जी रात का शो था तो लोगों ने कम देखा होगा, चर्चा कम रही, लेकिन मन को बड़ी संतुष्टि मिली। और उसके बाद असली खुशी मुझे तब हुई जब मेरे पास इंडियाज़ लाफ्टर चैंपियनशिप का, क्योंकि उससे कपिल निकले हैं, उससे जी, जी। सुनील भाई निकले हैं, बिल्कुल एहसान भाई निकले हैं, जी देश के बड़े कॉमेडियन भारतीय हैं, सब जी, लोग। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं उस टीम का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। जी गया, वहाँ पर जो लाइमलाइट है, लोगों से मिलना, वहाँ हम लगभग 2 महीना रहे। जी बड़े बड़े कॉमेडियन से, बड़े बड़े स्टार से, सबसे हो सकता है हम वैसे ना मिल पाते। जी जी कवि सम्मेलनों में ये तो सुख है कि नेताओं से मिल लेते हैं, जी जी लेकिन नेताओं से मिलकर करें क्या? करेंगे सेलिब्रिटीज से मिलकर के कम से कम उनके साथ फोटो खिंचवाएं। फोटो अच्छा तो लगता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी तो वही रहेगा, जी जी नेता तो पलट जाएगा। आज वो मुख्यमंत्री है, कल को ना रहे। जी जी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मन में बड़ी खुशी हुई कि मैं जिस मंच पर था उससे ना केवल गुड़गांव, ना केवल हरियाणा, बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया जी मुझे देख रही थी, सुन रही थी। उनके मिलियंस व्यूज़, उनके मिलियंस कमेंट्स, उनसे खुशी मिल रही। कॉन्फिडेंस भी मिलता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्वाभाविक है। आप चाहे कितने ही बड़े कलाकार हों, कितने ही बड़े अमिताभ बच्चन भी आज भी अगर शूट करते हैं ना, जी जी तो हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कलाकार यदि ये मान लेना कि मेरे से बड़ा आपका शूट हो रहा है, मुझे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि अगर मैं ये मान लूँ कि नहीं मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं,
तो फिर मैं कलाकार नहीं। सर कहते हैं कि हर आर्टिस्ट अपनी हर परफॉर्मेंस के अंदर अपना 100% 200% देने का प्रयास करता है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके अभी तक के सफ़र की, आप अपनी लाइफ के अंदर क्या मानते हैं कि अभी तक का आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी गई होगी, या उससे भी आगे थोड़ी सी बात करें आपका अभी तक का बेस्ट पंच क्या है? देखिए, बेस्ट पंच के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पंच तो कई बार ऐसे निकलते हैं कि समझ नहीं आता। फिर भी एक पंच है, वो मैं बताऊंगा। और बेस्ट परफॉर्मेंस तो मैं ये मानता हूं कि श्रोताओं का आकलन जो है ना जी, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस वो है। जी। हम 10-10 हज़ार श्रोताओं के बीच कार्यक्रम कर चुके, लेकिन कई बार 200 या 100 या 50 श्रोताओं के बीच भी इतना आनंद आ जाता है प्रवीण जी, इतना आनंद आ जाता है कि लगता नहीं कि 10,000 के बीच आया। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, एक बार दिल्ली में एक हिंदी दिवस पर एक कवि सम्मेलन था। मेरा एक छोटा भाई था, अमन अक्षर था, नहीं सॉरी है, उसने वो कार्यक्रम कराया था। वहाँ पर मात्र 35 या 40 श्रोता थे जी, और हम 4-5 कवि थे। कवि घबरा जाता है जब लोग ना हो, जी, जी, किसको सुनाऊंगा मैं। लेकिन अद्भुत रहा वो कवि सम्मेलन जी। उन 35 श्रोताओं ने जितना लाफ्टर उस दिन लिया ना, मैं मतलब क्या बताऊं कि हम घंटों तक उस कार्यक्रम के बाद भी साथ बैठे रहे सभी। होटल में गए, वहीं डिनर किया, वहीं रुके, सब लोग वहीं हमारे पास आ गए। इतना हंसे वो लोग, इतना हंसे वो लोग। तो मुझे लगा कि ये है बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि हजारों हजार तालियां बजती रहें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। हजारों हजार लोगों में प्रवीण जी आपको क्या पता कि चौथी पंक्ति में कौन बैठा, 10वीं पंक्ति में कौन बैठा है, लेकिन अगर 35 लोग हैं, 35 के चेहरे दिख रहे हैं, वो हंस रहे हैं, अद्भुत हंस रहे हैं, अद्भुत खुश हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं भाई आज आत्मा खुश हो गई, वो असली परफॉर्मेंस है। एक बात। और पंच एक चुटकुला टाइप में मैं अक्सर पढ़ता हूँ, वो मेरे ऊपर है कि सुंदरता की बात मैं करता हूँ, तो उसमें मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि कई बार कवि सम्मेलन में संचालक मित्र कह देते हैं भाई ये सुंदर कटारिया, इसकी शक्ल तो कुछ खास है नहीं, नाम का सुंदर है। तब मैं कहता हूँ, एक पंच मुझे उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया। शक्ल की बात जब मैं करता हूँ कि शक्ल का कुछ नहीं पता होता, एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो उसकी घरवाली लड़ने लगी तो वो शराबी ने कहा तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहीं की। वो कहने लगी तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। तो पंच यहाँ निकलता है, शराबी हंसने लग गया। कहती हंसता क्यों है? कहता मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तू सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो पंच पता नहीं कहाँ क्या निकल जाए। कई बार हम जनता को देखते हैं और जनता को देखते हुए भी पंच ऐसा निकल जाता है। मैंने पटियाला में शो किए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई शोज किए, तो वहाँ पर एक फोटोग्राफर है, उनका सरकारी फोटोग्राफर, वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 फीट का होगा, 3.5 फीट का होगा। पंच निकलने में पता नहीं लगता कहाँ पंच निकल जाए। मैंने एक बार मैं बस कविता पढ़ने के लिए उठा, वो मेरे सामने आ गया। वो आज मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो मेरे सामने आ गया। मैंने कहा अर्जुन नाम है उसका। लोग कह रहे थे स्टेट बैंक इतनी तरक्की कर गया, स्टेट बैंक ये कर गया। मैं उठा, मैंने कहा स्टेट बैंक ने नहीं तरक्की करी कुछ। वो एक मैनेजर साहब बैठे थे, बोले भाई क्यों ऐसा क्यों कहा सुंदर जी? मैंने कहा ये 2.5 फीट का आदमी, अब भी 2.5 फीट का ही है, मैं 4 शो कर चुका, तुम अपने बंदों में तरक्की नहीं कर पा रहे, देश में तरक्की करोगे? तो इस पे भी लाफ्टर उठ गया। जी। तो पता नहीं लगता पंच कहाँ आ जाए, कैसा आ जाए। सुंदर जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा हम अगले मोड में लेके चलते हैं। होता क्या है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें जी, कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद ऑडियंस होती थी या फैन फॉलोइंग हम बात करें, खत आते थे। हाँ, आते। किसी ने आई लव यू लिख के भेजा है, किसी ने मेरा प्यारा, किसी ने कुछ बना के भेजा है। और आज की बात करें तो हम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनबॉक्स में, आपको कभी किसी फैन का इनबॉक्स के अंदर कोई मैसेज आया? हाँ, आए, काफी आए जी। जैसा कि मैं बता देता हूँ। एक तो अभी एक पीछे आया था, उन्होंने पहले मैसेज डाला क्या आप फ्री हैं? जी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्या हम वीडियो कॉल कर सकते हैं? आजकल यही हो रहा है। हाँ जी। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया जी, क्योंकि बड़ी खतरनाक बीमारी है। बाकी आई लव यू का तो अब तक नहीं आया और भगवान करे ना आए। जी। हाँ, मेरा प्यारा अगर किसी का आता है तो मेरा प्यारा भाई आ जाए मुझे अच्छा लगेगा, बेटा आ जाए मुझे अच्छा लगेगा, चाचा आ जाए, ताऊ आ जाए, दादा तक आ जाए। जी। बस मेरा प्यारा के पीछे कुछ ऐसा लिखा हो
जी, कि जो मेरी प्यारी घर में है जी जी उससे मैं सुरक्षित रहूं। जी जी बाकी कमेंट्स और मैसेजेस बहुत आते हैं। बहुत लोग, मतलब मुझे अच्छा यूँ लगता है, मैं सबलगढ़ एक बार एक कार्यक्रम करने गया था, उनका पहले मैसेज भी आया था, जी जी कोई फैन थे मेरे, जी मैं एक बार आपके पैर छूना चाहता हूँ, चरण छूना चाहता हूँ। जी जी बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा भाई लोग, लेकिन प्रवीण जी मुझे हैरानी तब हुई, उन महान व्यक्ति ने मेरे पैर छुए भी, जी उनकी उम्र थी 60 वर्ष। जी मैं हतप्रभ रह गया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपकी प्रस्तुति है, जो आपका कविता है, जो आपकी, मैं उसका, प्रतिभा। हाँ, जी उसका पुजारी हूँ, उसने ये कहा। जी जी तो इनसे बड़े कमेंट्स तो हजारों पढ़ते हैं हम, लोग जी। बहुत लिखते हैं, आप उससे बढ़िया हो, आपने उससे अच्छा काम किया, आप तो अद्भुत हो गए, आप तो ये हो गए, वो हो गए। उन सबका तो धन्यवाद है ही। बिल्कुल। इवन बहुत से लोग ये भी लिखते हैं क्यों ऐसी करा रहा है, क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, ये हो रहा है, गलत भी लिखते हैं, उनका भी धन्यवाद है। जी, जी। वो आलोचक भी चाहिए, वो हमें सुधारते हैं। सर भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी जो घर पे प्यारी, आप उससे बचे रहें, सुरक्षित रहें। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है जी। कि आप कॉलेज लाइफ में गए और आप आर्टिस्ट हैं, लेकिन उससे पहले आप टीचर थे, शिक्षक थे, तो बड़ा थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट मोड होता है टीचर्स का। जी। लेकिन उस स्ट्रिक्ट मोड से पहले क्या आप किसी कभी मोहब्बत के गलियारों में एंट्री हुई? नहीं, हुई नहीं। हाँ, एक बार मैं इस चैनल में बता रहा हूँ, मैंने कभी बताया नहीं, ऐसी घटना घटी थी। और ये घटना घटी कब, एक कॉलेज में एक लड़की थी, उसने मुझे अपनी शादी का कार्ड दिया, जी तुझे आना है। ठीक है, मैं आऊँगा। मैं अपने मित्र को लेकर के उसकी शादी में गया। जी बोले तू आया है? मैंने कहा तू नहीं तो बुलाया बुलाया था। उसके बाद जब उसकी शादी, मैं बकायदा कन्यादान डाल के आया। जी उसकी शादी के कुछ दिन बाद मुझे एक अन्य लड़की जो मेरी जूनियर थी कॉलेज, उसने बताया कि वो आपको पसंद करती थी। मैंने कहा ये तो उसको फिर कार्ड देने से पहले बताना चाहिए था। मैं तो उसको कन्यादान डाल के बहन बना चुका हूँ। जी 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 मैं खुद, देखिए प्रवीण जी, सच बात ये है, मजाक की बात थी, जी जी कॉलेज मेरे लिए जाना ही बहुत था। मेरे परिवार में एक समय में, मेरे गांव में मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। जी तो मेरे परिवार ने बड़े संघर्षों से मुझे पढ़ाया। मेरे परिवार में और कोई भी 8वीं पास नहीं है, कोई भी, मुझे और मेरी श्रीमती जी को छोड़ करके। जी तो मैं अपनी बात करूंगा, कोई भी 8वीं पास नहीं है। तो पिताजी बहुत छोटे में चले गए थे, तो माँ ने और भाइयों ने मिलकर मुझे पढ़ाया है ना। तो मैं कॉलेज में पढ़ा और मंच पर रहा। मैंने जीवन में तीसरा ध्येय ही नहीं बनाया। जी मैं उस तरफ गया ही नहीं जिस तरफ हो सकता है व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भी चला जाता है। जी लेकिन मेरा स्वभाव भी उस तरफ नहीं गया। जी मैंने ना अपने आप को जाने दिया, और ना मैं कोई ऋतिक रोशन था जी कि मेरे चारों तरफ लड़कियां चक्कर काट रही हों। जी जी थिएटर किया, सब में साथ रहा, लड़कियों के साथ खूब थिएटर किया, खूब डांस किया, सब कुछ किया, लेकिन मन से सबको अपनी बहन या फ्रेंड ही मानता रहा। और अच्छा ये लगा कि वो लड़कियां भी ऐसी थी। सर आप थिएटर के आर्टिस्ट रहे हैं जी। क्या आपको याद है कि आपकी लाइफ की सबसे पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी? हाँ, मेरी लाइफ में सबसे पहली परफॉर्मेंस अगर थिएटर में बात की जाए तो वैसे तो स्कूल टाइम में थी। जी अंधेर नगरी चौपट राजा, जी मैंने पहला नाटक किया था स्कूल टाइम में। जी लेकिन जो जिसके सबसे ज़्यादा शोज़ किए वो था सैया भाई कोतवाल। जी उसके हमने बहुत शोज़ किए पूरे भारतवर्ष में। जी सैया भाई कोतवाल बहुत अच्छा नाटक, आज के टाइम का भी कॉमेडी में बेस्ट नाटक है। जी इसके अलावा मैंने बहुत से प्लेस किए, अंधा युग किया सीरियस में, कुमार स्वामी किया सीरियस में, कॉमेडी प्लेस भी बहुत किए, खुद लिखे भी, खुद डायरेक्ट भी बहुत किए। इवन 5 बार ऑल इंडिया लेवल पर मैं बेस्ट एक्टर भी रहा, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर भी रहा, कैरेक्टर एक्टर भी रहा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा सैया भाई कोतवाल में आया। जी और थिएटर करते रहे बरसों तक, स्क्रिप्ट्स, स्किट्स में, नाटक में बहुत काम किया। सर कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती है, जी, सुनने को मिलती है, तो आदमी उससे भी सीखता है। जी। और कहते हैं कि अपना कंपटीशन खुद से करना चाहिए कि मैंने आज के दिन में कल के दिन से बेहतर क्या किया। बिल्कुल। लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करें, आप बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन आप किस कलाकार को देखते हैं कि उसे सुनना आपको अच्छा लगता है? सुंदर कटारिया। जी। और अगर एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन मैं पूछूं, आप गुड़गांव गांव के रहने वाले हैं और गुड़गांव को भी आपने गुरुग्राम बनते हुए देखा है। हाँ। और उसके बाद अब आप गुरुग्राम से निकल के हरियाणा, हरियाणा से निकल के मुंबई और देश के अलग अलग हिस्सों में जाके आप कार्यक्रम कर रहे हैं। जी। और देश की स्थिति भी आप बहुत अच्छे से देखते हैं। अगर आज की बात करें
मैं 4-5 नाम लेना चाहूंगा। हाँ लीजिए, आप लीजिए। चाहे कॉमेडियन बात करें, चाहे लीजिए, जैसा भी। बेझिझक लीजिए। नरेंद्र मोदी, हाँ, राहुल मोदी जी गांधी, को प्रणाम करता हूँ। राहुल गांधी, हाँ, राहुल भैया को भी अरविंद प्रणाम। केजरीवाल, हाँ नीतीश कुमार, हाँ हाँ ममता बनर्जी, हाँ, ठीक है। या कोई और। हाँ। आप किसे देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, ये प्रश्न बड़ा अच्छा आपने पूछ लिया जी कि मैं किसे देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता जी हूँ। देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि मैं ना तो राष्ट्रपति हूँ ना प्रधानमंत्री हूँ जी कि मैं जिसे देखना चाहूंगा देश उसी को दिखा दे। जी जी ये तो संभव नहीं। जी जी एक बात कहूंगा, मेरे लिए तो राहुल जी, मोदी जी, अरविंद जी, ममता जी और नीतीश जी और या कोई और या कोई और। जो आपने लिया, जी जी सब एक है। जी जी मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर भी रहा, स्टूडेंट भी रहा, जी प्रजातंत्र की मूल सफलता क्या है जी उस पर जरूर कहूंगा, उससे आप समझ जाइएगा। और देश भी बहुत समझदार है, जनता भी बहुत समझदार है। जी वर्तमान जो हालात चल रहे हैं, इससे पीछे जो चले और आगे जो चले, प्रजातंत्र की मूल सफलता है समय समय पर चुनाव होना जी और सरकार बदलना। बदलना। यदि सरकार एक बरसों बरसों तक रहती है तो हम ये हालात इंदिरा जी के समय भी देख चुके हैं। जी यदि व्यक्ति विशेष के अंदर कभी भी डिक्टेटरशिप की फीलिंग आई तो इस प्रजातंत्र ने उसको हिलाया भी बहुत अच्छे तरीके से है। जी तो सरकार बदलनी चाहिए, जी एक टेन्योर 2 टेन्योर करके बस ठीक है, फिर दूसरों को मौका दो, फिर बिल्कुल। तीसरे को मौका दो। जी प्रजातंत्र तो यही है, बदलते रहना चाहिए। प्रजातंत्र तो यही है। जी। तो अब इसमें प्रधानमंत्री मैं तो ये कहता हूँ सब बन जाए एक एक करके, क्या दिक्कत है? लेकिन बदलते रहे। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री हमें चेहरे से नहीं, प्रधानमंत्री हमें बोलने से नहीं, प्रधानमंत्री हमें काम से चुनना चाहिए। जी और काम से चुनने के लिए जो काम करेगा, अभी तक तो किसी ने किया नहीं पीछे से अब तक। जी जी सड़कें, पानी, ये वो सारी सुविधाएं जरूरी हैं, होती रहनी चाहिए। लेकिन अटल जी ने एक बात कही थी। जी देखिए, बीजेपी का दौर है तो बीजेपी के नेता की बात कहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत प्रिय रहे और हमारे कवि कुल के गौरव रहे। कवि कुल के। जी अटल जी ने एक बात कही थी कि जिस दिन इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधर जाएगी ना, जी उस दिन ये देश सुधर जाएगा। जी जी अटल जी के इन नियमों का ना पहले पालन किया गया है जी ना अभी पालन किया गया है। जिस दिन इन नेता वो है जो इन नियमों का पालन कर लेगा। कोरोना के समय में यही 2 संकट के समय थे। जी शिक्षा स्कूलों ने लूटा, जी जी स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स ने लूटा। बिल्कुल अगर ये दोनों सरकारी होते, प्राइवेट होते ही ना, बिल्कुल। तो देश की स्थिति कुछ और होती। सर, हास्य कवि हैं आप। हाँ जी। और कैमरे के सामने कोई हास्य आपकी रचना ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा कि आपकी एक हास्य कविता अगर यहाँ पे बात करें। फिर ऐसा करता हूँ, मैंने एक बिल्कुल नई कविता सुना दो, मैंने कल शाम को लिखी है, लेकिन वो मुझे याद नहीं है, मुझे फोन में देखनी पड़ेगी। जी कारण ये है कि मुझे याद नहीं है। और आप अगर सुनना ही चाह रहे हैं तो मैं नई कविता सुन, बिल्कुल, ताकि ये रहे कि कुछ अलग सुनने को मिले। सभी जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि इस कविता का आनंद लीजिएगा। इस चैनल पर आनंद ले रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस चैनल को आगे भी बढ़ाइएगा, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके। जी। कविता सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कविता है। जी जी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कविता है, थोड़ी सी राजनीतिक है, हल्का सा पुट है इसमें राजनीतिक व्यंग का। जी जहाँ जहाँ चाय है मैं वहाँ वहाँ हूँ, मेरे सामने भी रखी है जी। तो मैं चाय के पास हूँ। जहाँ जहाँ चाय है मैं वहाँ वहाँ हूँ, क्योंकि चाय का तो मैं भी पुराना चासड़ू रहा हूँ। जी। कैसे? चाय चिंताओं को दूर करती है, जी। शरीर में ताजगी भरती है, चाय एकता अखंडता का प्रतीक है। जी। और जो चाय नहीं पिलाते ना प्रवीण जी, जी, उनके लिए तो पड़ोसी देश ही ठीक है। यहाँ क्या करेंगे रह के? जी। दरअसल चाय पीने और पिलाने वाले गुणों की खान होते हैं। जी। देखो, आप चाय पिला रहे हो, आदरणीय कहलाते हैं, महान होते हैं। जी। एक सच्चा चाय पिलाऊ व्यक्ति जिंदा दिल होता है, अमीर होता है, उसकी समाज में इज्जत होती है, रुतबा होता है, ज़मीर होता है। जी। लेकिन जिन्होंने कभी चाय न पी न पिलाई, उनको मिलती है सिर्फ बुराई बुराई बुराई। मैं तो खुद कह देता हूँ, अगला होगा लाट साहब, मुझे तो चाय तक नहीं पिलाई, जी, कह देते हैं ना। जी। जी। तो चाय ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में चाय पर कोई रोक है,
पर मुझे फ्री की चाय पीने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। वैसे भी मुझे बनानी बिल्कुल नहीं आती, जी जी सिर्फ घरवाली के लिए बनाता हूँ। मुझे बनानी बिल्कुल नहीं आती, जी जी सिर्फ घरवाली के लिए बनाता हूँ। मैं तो कहीं बाहर ही जुगाड़ करके पी आता हूँ। मेरे हाथ की चाय बस उसी को जची हुई है, और ये भी कुदरत का करिश्मा है जो अब तक बची हुई। बची हुई। आप सोचो ना, मैं खुद ही नहीं पीता। जी जी पिछले चुनाव के दौरान मेरी जिंदगी मस्त कटी। फ्री की चाय प्रचार के चक्कर में पूरे देश में बटी, और कई महीनों तक तो पकोड़े भी फ्री में खाए। जी जी दिल से दुआ है कि भगवान करे चाय वाले ही देश चलाए, मुझे तो चाय मिलती रहेगी। जी जी देखो, फ्री की सुविधाएं तो वैसे कई और भी देते हैं, जी और वो चाय वालों से चिढ़ते हैं। चिढ़ते। टीवी पर, सड़क पर, चौराहों पर रोज बैठते हैं। खैर छोड़ो, कोई लड़े हमें क्या, जी जी हम तो उसी के गुण गाएंगे जो हमें चाय फ्री में पिलाएंगे। जी सीधी सी बात है। जब चाय ना मिले तो मन उछटने लगता है, जी एक एक दिन एक एक साल की तरह कटने लगता है। पर पिछले दिनों शर्मा जी बीमार हुए जी तो मुझे याद किया, मैंने भी ईश्वर का खूब धन्यवाद किया। दरअसल शर्मा जी को मेरी कविताओं का चाव है, जी और जब से उनकी सास गुजरी है मुझसे बड़ा लगाव है। सास भाई साहब उनकी बहुत गुणी थी। मरने से एक दिन पहले मेरी 32 कविताएं सुनी थी। इतनी अच्छी सास मैंने नहीं देखी, इतनी तो मेरी भी नहीं थी, मेरी ने 5 ही सुनी थी। बोली बेटा तू जा। जी मैंने भी वचन दिया कि जल्दी आपके घर आऊंगा, चाय भी पीऊंगा और कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन जब यह शुभ समाचार मिला जी तो अंदर तक हिल गया। शोक जताने गया ना, एक कप तो तब भी मिल गया। खैर, एक जायकेदार चाय के बारे में सोचते हुए जैसे ही शर्मा जी के घर गया तो पता लगा कि पिछले हफ्ते उनका दूर का रिश्तेदार भी मर गया। हे भगवान, उसने तो शर्मा जी से 10 लाख रुपए उधार ले रखे थे। मैं शर्मा जी की पीड़ा पहचान गया, उनकी बीमारी का असली कारण जान गया। शर्मा जी कराते हुए उठे, आंखों से झरने बहने लगे, मेरा हाथ पकड़ के शांत भाव से कहने लगे, कटारिया साहब, जिस दिन आपने मेरी सास को अपनी कविताओं का रसपान कराया था, उस दिन ये रिश्तेदार थोड़े बहुत पैसे देने आया था। जाने अनजाने में इसके कान में आपकी 2-4 कविताएं पड़ गई। अगले ही दिन तबीयत बिगड़ गई। मेरी किस्मत फोड़ गया और चौथे दिन शरीर छोड़ गया। तभी मिसेस शर्मा चाय लेकर आई। शर्मा जी बोले, कटारिया साहब, चाय पी के जाते हुए दरवाजा बंद कर देना, और आज शाम तक मेरे 10 लाख का प्रबंध कर देना। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सुंदर कटारिया जी की एक बहुत ही नई और हास्य रचना थी जो आप सिर्फ वायरल सच पे सबसे पहले सुन रहे हैं। सबसे पहले, ये सच बात है, ये वायरल सच पे के चैनल पे सबसे कल पहले ही आप शाम सुन को रहे हैं। कंप्लीट किया। सुंदर जी, हम जब बात करते हैं कि हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, हम कहीं ना कहीं, हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ता बढ़ता कई बार कोई गांव से शहर की ओर आता है, कोई शहर से मिलेनियम सिटी की ओर जाता है। और आप गुड़गांव के रहने वाले हैं, गुड़गांव गांव के रहने वाले हैं। यहाँ भी बहुत से लोग, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ एक नेचुरल बनी हुई बात है कि बहुत से लोग हैं कि ओल्ड गुड़गांव छोड़ के हम न्यू गुड़गांव में शिफ्ट होते हैं। हम बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। आपने कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा? यहाँ के 95% लोग, जी, बहुत से नहीं, 95% जी लोग गांव छोड़ करके सेक्टर एरियाज में रह रहे हैं। जी जी और पीड़ा तब होती है प्रवीण जी, जब मैं लोगों को एड्रेस बताता हूँ, आप कहाँ रहते हैं, गुड़गांव गांव में रहता हूँ, ये कहाँ है? जी अरे भाई, हम तो इंडिजीनियस पीपल बना दिया आप लोगों ने। जी जी गुड़गांव की जमीनों में गुड़गांव बना है, जी, हमारे गांव की जमीनों में, और लोग हमसे ये कहें कि ये कहाँ है। कहाँ? अच्छा, गुड़गांव गांव मैंने छोड़ा क्यों नहीं है, उसका मैं कारण बताता हूँ। हमने इस मिट्टी में जन्म लिया जी, और हमें जो दिया इस मिट्टी ने दिया, जी, जो दिया इस मिट्टी ने दिया, उस मिट्टी को मैं कैसे छोड़ दूँ? बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देता हूँ प्रवीण जी, इसका मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कोरोना में उदाहरण मेरे लिए जीवनदायी नहीं बना। जी, मेरे घर में अंडरग्राउंड है खुला, उसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है घर के अंदर, जी, लगभग 200-300 वर्ष पुराना। जी, उस पीपल की छाया में ही हम बड़े हुए, हमारे बुजुर्ग बड़े हुए। कोरोना में दुनिया ऑक्सीजन ढूंढती फिर रही थी, जी, जी, हमें कोरोना हुआ ही नहीं, जी, क्योंकि हमारे घर में ही ऑक्सीजन का भंडार, ऑक्सीजन का भंडार था। बिल्कुल। तो जब वो आशीर्वाद हमें मिला हुआ है ईश्वर का। जी, दूसरी बात आपने कही कि अपने बच्चों को सेटल करने के लिए अच्छा पढ़ा। मेरे बच्चे मेरे पास रहते हुए
गुड़गांव का बेस्ट स्कूल है डीएवी, बिल्कुल। उसमें पढ़ रहे हैं। जी जी मुझे और क्या चाहिए? बिल्कुल। मैं अपनी संस्कृति को, अपने बुजुर्गों की निशानी को नहीं छोड़ सकता, जी। ना मेरा छोड़ने का विचार है। जी। इसका कारण सांस्कृतिक भी है, जी। इसका कारण पैतृक भी है, और इसका कारण सुरक्षा भी है। सुरक्षा। गांव में जितनी सुरक्षा है ना, जी जी सेक्टर में सुरक्षा नहीं है। जी जी मैं बाहर चला जाता हूँ शो करने, कई बार बच्चों को ले जाता हूँ, कई कई दिन नहीं आता, घर जैसा बंद करके गया था वैसे ही मिलता है। जी जी क्योंकि कवि के घर में एक तो मिलेगा क्या, कविताएं मिलेगी, चोर लो भुगतोगे। सेक्टर में आप देखिए, अगर कोई जाएगा ना, 4 कुत्ते छोड़ के जाएगा, 2 अपने बुजुर्ग छोड़ के जाएगा। मैं अपने बुजुर्ग अपने साथ लेके जाता हूँ, अपनी माँ को अपने साथ लेके जाता हूँ। घर में मुझे चौकीदार की जरूरत नहीं है। जी जी और ये सुरक्षा गांव में मिल सकती है। ये प्यार, जितने भी घर आज भी गांव में हैं, उनमें जो प्यार है वो प्यार बाहर नहीं है। सर, आज के कार्यक्रम की अगर हम समापन करें, हाँ। तो जाते जाते एक सक्सेस मंत्र क्या देना चाहेंगे? देखिए, सक्सेस का कोई मंत्र नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ, आप जीवन में जो कर रहे हैं उसको बड़ी शिद्दत और बड़ी लगन से कीजिए। अगर आप काम लगन से करेंगे तो जो आपका ध्येय है ना, आप उस तक जरूर पहुंचेंगे। उसमें समय लग सकता है, लेकिन वो ध्येय आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कहा भी गया है, सफलता साहसी को वरती है। जी जी तो आप साहसी बनिए, सफलता स्वयं आपको वरेगी। जी। सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और आप सभी दर्शकों से भी यही उम्मीद है कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाइफ में कहीं ना कहीं अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है और चलती का नाम ही गाड़ी है। तो दोस्तों, अभी कार्यक्रम के समापन का समय है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।